नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्पेशल में। मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। कोरोना काल में हर चीज का स्वरूप बदल गया है। जिंदगी को जीने और उसे देखने के तौर तरीके में बदलाव आ चुका है। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जीने की आदत डाली जा रही है। वर्क फ्रॉम होम, ई लर्निंग, ऑनलाइन क्लासेस जिंदगी का एक हिस्सा सा बनती जा रही है। जाहिर है सबके लिए ये मुश्किल वक्त है, लेकिन कुछ लोग हैं जो मुश्किल से जूझना जानते हैं, हालात के हिसाब से नए रास्ते बनाते हैं और उनके इसी जुनून ने उन्हें एक कामयाब शख्सियत बनाया है। वो बन चुके हैं एक आइकन। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के ऐसे ही आइकन्स को देश और दुनिया के सामने लाने, उन्हें पहचान और सम्मान दिलाने की हमारी एक पहल है, आइकन्स ऑफ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश के ऐसे ही एक आइकन है डॉक्टर दौलत सिंह चौहान। ये ग्वालियर की आईटीएम यूनिवर्सिटी के एमडी और प्रो चांसलर तो हैं ही, साथ ही मशहूर शिक्षाविद और खेल प्रेमी के तौर पर भी इनकी पहचान है। आइए उनसे बात करते हैं और समझते हैं सफलता का फलसफा। साथ ही जानेंगे कि आखिर क्या है ऑनलाइन शिक्षा को लेकर उनका विजन। डॉक्टर दौलत जी, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सभी को नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज इस चर्चा में मुझे भाग लेने देने का मौका देने के लिए। डॉक्टर दौलत, बहुत सारी चीजें हैं, उस पर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक शिक्षाविद होने के नाते और आईटीएम यूनिवर्सिटी के प्रो चांसलर होने के नाते मैं शिक्षा से जुड़े हुए कुछ सवाल आपसे करना चाहता हूं, क्योंकि आज के वक्त में शिक्षा को लेकर बहुत बदलाव हमें देखने को मिल रहा है। जो बच्चे स्कूल जाते थे अब वो ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं और इस बदलाव में अपने आप को ढालने की कोशिश कर रहे हैं। इसको किस तरह से हम आगे बढ़ा सकते हैं और फ्यूचर में इसके क्या फायदे हो सकते हैं, कैसे लोग इसे अपनाएंगे? जी, ये कोरोना से वो सब कुछ मेरे ख्याल से 8 से 10 साल पहले हो गया है, जो आज से 8 साल बाद होता। लेकिन ऐसा बोलते हैं ना कि हर डिजास्टर में एक अपॉर्चुनिटी छुपी होती है, तो वही एक अपॉर्चुनिटी सभी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और जो बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है वो यही है कि क्योंकि कोई विकल्प नहीं है ऑनलाइन एजुकेशन के अलावा इस समय पे, तो सभी लोग उस ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ गए हैं। और चूंकि ये इतना बस 2 महीने का समय मिला लोगों को सोचने के लिए कि क्या विकल्प हो सकते हैं, इसलिए हम उस पर अभी बहुत ज्यादा नवाचार नहीं कर पाए हैं। और जो ऑनलाइन विकल्प है ये शॉर्ट टर्म के लिए तो ठीक है, ये कुछ एक टेम्पररी समय के लिए तो ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर हमको असल एजुकेशन की बात करनी है तो उसमें हमें एक बहुत ब्लेंडेड अप्रोच अपनानी पड़ेगी, जिसमें ऑनलाइन और ऑफ कैंपस और ऑन कैंपस तीनों का बहुत अच्छा मिक्सचर बनाना पड़ेगा, जिससे जो एजुकेशन का बेसिक फिलॉसफी है, बेसिक पर्पस है, वो पूरा हो। एजुकेशन का बेसिक पर्पस सिर्फ लोगों को नौकरी दिलाने वाली शिक्षा देना नहीं है, लोगों को इस लायक बना दें कि वो किसी जगह किसी एक स्किल में पारंगत होके और उस स्किल के बेसिस पे कहीं काम कर ले, किसी फैक्ट्री में कर ले, किसी इंडस्ट्री में कर ले, कोई अपना उद्यम लगा ले। यही खाली एजुकेशन का पर्पस नहीं है मेरी नज़र में। एजुकेशन का असली मकसद और असली पर्पस ये है कि हम ऐसे लोग तैयार करें जो ऐसा समाज और ऐसा देश और ऐसा विश्व बना सके जहाँ पे विसंगतियां नहीं हो, जहाँ पे उस तरह की चीजें नहीं हो जिससे किसी भी इंसान को तकलीफ हो, और उसी के साथ हर इंसान की ये समझ पैदा हो सके कि वो दूसरों की तकलीफों को समझे और जो ज्ञान उसने अर्जन किया है उच्च शिक्षा के माध्यम से या स्कूली शिक्षा के माध्यम से, उसका इस्तेमाल खाली अपने ही अच्छे के लिए नहीं बल्कि एक लार्जर सोसाइटी और लार्जर वर्ल्ड के लिए बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सके। मैं इसका बार बार एग्जांपल वही देता हूँ कि न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन होती है, जिससे न्यूक्लियर रिएक्टर भी बनता है जो दुनिया में सबसे साफ तरीके की एनर्जी देता है, और उसी समय उसी न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन से एक एटम बॉम्ब भी बनता है। तो शिक्षा वह विवेक देती है एक इंसान को कि उस न्यूक्लियर फिजन का इस्तेमाल वो क्लीन एनर्जी को बनाने में करता है या एटम बॉम्ब को बनाने में करता है। एटम बॉम्ब दुनिया का सबसे डिजास्टरस वेपन है। तो शिक्षा का असली उद्देश्य ये है, ना कि खाली स्किल देना या एजुकेशन देना। तो ऑनलाइन के माध्यम से आप लोगों तक इंफॉर्मेशन तो पहुंचा सकते हैं, कुछ हद तक स्किल भी पहुंचा सकते हैं, लेकिन जो क्रिटिकल थिंकिंग है, जो रिसर्च बेस्ड अप्रोच है, जो आपको एक दिमाग में उन सारे विषयों को के प्रति आपके मन में जो उठने वाले सवाल हैं, उन सब का जवाब ढूंढने को जो आपको बाध्य करती है, वही शिक्षा है।
और शिक्षा का असली उद्देश्य वही है। तो ऑनलाइन के साथ हमको ऑन कैंपस भी ऐसे ब्लेंडेड लर्निंग अप्रोच अपनानी पड़ेगी, जिससे लोग इसका असली फायदा उठा सकें। नहीं तो सिर्फ ऑनलाइन को इसका हम विकल्प समझ लेंगे तो मेरे ख्याल से जो शिक्षा के साथ बुरा हुआ है उससे भी बुरा हो सकता है। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही है, अहम बात आपने कही है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको ऑनलाइन आप पढ़ तो सकते हैं, लेकिन आपको सोचनी पड़ेंगी, चाहे वो रिसर्च वर्क ही क्यों ना हो, आपको थोड़ा वक्त उसके लिए चाहिए होता है और ऑनलाइन इतना पॉसिबल नहीं है। लेकिन अभी का समय थोड़ा सा बदल गया है डॉक्टर दौलत। और एक चीज़ और है सर, क्योंकि जब हम आपके यूनिवर्सिटी की बात करें तो वहाँ पर बाहर से भी बहुत बच्चे पढ़ने आते हैं और अलग अलग प्रदेशों से बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए पहुँचते हैं ताकि अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकें। लेकिन अब उनके लिए ये भी दिक्कत है कि एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश आना, क्योंकि अभी हालात ऐसे नहीं हैं। तो इसके लिए किस तरह के कदम अभी तक आपकी तरफ से उठाए गए हैं? जी, मैं थोड़ा सा आपको इसका बैकग्राउंड बताऊं। 2008 में हमने पहली बार सोचा था कि आने वाले समय में अगले 7 से 8 साल में हमें लगता था, 2008 में ये लगता था कि ऑनलाइन का जो कंपोनेंट है एजुकेशन में, स्पेशली इंफॉर्मेशन बेस्ड कोर्सेज में, वो बढ़ जाएगा। तो हम लोगों ने एक सॉफ्टवेयर बनाना तो शुरू किया था 2008 में, जो लगभग 2013 में बन के कंप्लीट हो गया था। 8 लोगों की टीम उसके लिए रिक्रूट की थी। 2015 में हमने उस सॉफ्टवेयर को पहली बार इम्प्लीमेंट किया था और फिर उसके बाद बहुत उसकी ट्रेनिंग हुई फैकल्टी की, स्टूडेंट्स की, और हम 2000 लगभग 16 एंड तक सारी प्रोसेसेस जो यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस हैं, जैसे अटेंडेंस हुई, स्टूडेंट्स की फीस जमा करना हुआ, या बच्चों को असाइनमेंट्स देना हुआ, या एक मिड टर्म, हम ये सब ऑनलाइन ले जा चुके थे 2016 में। तो जब 2018 दिसंबर में हमें समझ में आने लगा कि कोरोना किसी भी दिन हिंदुस्तान आ धमकेगा और हमको शायद वर्क फ्रॉम होम वाली स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी, तो 2018 अभी दिसंबर 2020 से हम लोग काफी एग्रेसिवली उस पर काम करना शुरू कर दिए थे। तो जो बच्चे होली की छुट्टियों में घर गए थे, उनको हमने यही समझाया था कि वो, क्योंकि पता चल गया था कि अब किसी भी दिन लॉकडाउन हो जाएगा, तो हमने कहा था कि आप लोग घर पे बैठिए और ये सॉफ्टवेयर जिसको आप अभी इतने 2 साल से इस्तेमाल, 3 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका पूरा इस्तेमाल अब कर पाएंगे जब इसके थ्रू लाइव लेक्चर्स होंगे। तो चूंकि फैकल्टी ट्रेन थी और जो बच्चे अभी हमारे यहाँ लगभग 20 से ज्यादा देशों से बच्चे आते हैं, हिंदुस्तान के हर स्टेट का बच्चा है, सिक्किम ले लीजिए, मणिपाल, कहीं भी दूर से दूर, अंडमान निकोबार ले लीजिए, हर स्टेट का बच्चा ITM यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। तो उन सभी बच्चों को, चूंकि उनको पता था कि कैसे ये सॉफ्टवेयर काम करता है, इसलिए जो पहला लेक्चर हमने इसमें 18 मार्च को किया था, जो जनता कर्फ्यू के पहले था, क्योंकि लग गया था कि 2-4 दिन में अब पूरी तरह से लॉकडाउन हो जाएगा। तो 18 मार्च से लेके अभी तक लगभग 20,000 ऑनलाइन एक्टिविटी, लगभग 14,000 ऑनलाइन लेक्चर्स बच्चों के हो चुके हैं। और ऐसा कोई कोर्स नहीं है जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमने जो मिड टर्म थे सेकंड, वो भी ऑनलाइन बच्चों के करा दिए, जिससे कि उनका एकेडमिक सेशन लेट नहीं हो। क्योंकि क्या होगा, जो बच्चे स्पेशली फाइनल ईयर में अगर वो लेट पास आउट होंगे तो उनका ज्वाइनिंग से लेके सारी प्रोसेसेस डिलेड होंगी कंपनीज में जो ऑलरेडी प्लेस्ड है। ऑन कैंपस ऑलमोस्ट 80%, 75 से 80% बच्चा प्लेस है। अगर उसकी डिग्री लेट हुई तो उसकी ज्वाइनिंग से लेके सारी प्रॉब्लम, उसको सारी आगे आने फ्यूचर में प्रॉब्लम्स आ सकती है। इसलिए मिड टर्म को भी ऑनलाइन किया। वो भी हमारा अपना सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर 30 बच्चों पे एक फैकल्टी मॉनिटर करती है और फ्लाइंग स्क्वाड का भी प्रोविजन है। वो पूरा, वो सारे रेगुलेशन जो हमारे ऑर्डिनेंस में है, जो सारे नियम हमारे यूनिवर्सिटी के सरकार द्वारा जो सरकार ने जिनको पारित किया है, वो सारे नियमों का ध्यान रखते हुए उस सॉफ्टवेयर को बनाया। और लगभग 4,000 बच्चे अभी तक, आज की तारीख तक एग्जाम दे चुके हैं और अगले 3-4-5 दिन में शायद सारे एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे। मुझे पता है 5 तारीख तक, 5 से 7 तारीख तक जो हमारे बैक के बच्चे हैं, जिनने जो एक्स हैं किसी पेपर में, उनके भी पेपर्स हो जाएंगे। तो ये तैयारी चूंकि पहले से दिमाग में चल रहा था कि इस तरह का टाइम आएगा, और मैं हमेशा सोचता था कि 2022 में लगभग 40% कोर्सेज ऑनलाइन मोड में चले जाएंगे और हर यूनिवर्सिटी को ये करना पड़ेगा। ये अच्छा इस तरीके से हो सकता है, जो मुझे लगता था कि जिस तरह से ये होना चाहिए, कि अगर हम ऑनलाइन मोड में इंफॉर्मेशन बेस्ड कोर्सेज कर देंगे तो क्रिटिकल थिंकिंग और रिसर्च बेस्ड कोर्सेज को हम ऑन कैंपस करेंगे, और जिसके अंदर बच्चों को जो असली काम है, जो असली सोचने विचारने का काम है, वो करने का मौका मिलेगा। अभी पूरा फोकस ऑन कैंपस इंफॉर्मेशन बेस्ड कोर्सेज पे चला जाता है, मोस्टली टीचिंग यूनिवर्सिटीज का। तो हम लोग लगभग 2015 से सब कोर्सेज को कैटेगराइज करते आए अलग अलग कैटेगरी में, और बेसिकली 3 कैटेगरीज हैं। ये फंडामेंटल, जिसको हम इंफॉर्मेशन बेस्ड कोर्सेज कहते हैं, दूसरा क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड कोर्सेज, जिनको स्किल बेस्ड कोर्सेज कहते हैं, और रिसर्च बेस्ड कंपोनेंट्स है, जिसके अंदर बच्चे को कुछ ज्यादा
एक्सपेरिमेंटेशन और या डाटा कलेक्शन या डाटा के बेसिस पे काम करना होता है। तो ये अप्रोच पहले से चल रही थी, इसलिए हमें बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आई इसको लागू करने में। लेकिन इसी के साथ ये चैलेंजेस भी समझ में आ रहे थे कि अगर ये पूरा ऑनलाइन मोड में चला गया तो कहीं हो सकता है इस ये रेट रेस जैसा है, सब ऑनलाइन 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 की बात कर रहे हैं, इसमें कहीं जो शिक्षा का असली मकसद है जो मैंने आपको पहले बताया वो कहीं हम भूल ना जाएं। ये बात हमें ध्यान भी रखनी होगी कि ये एक वैकल्पिक व्यवस्था जरूर है, लेकिन जैसा आपने रिसर्च की बात की है, वायरस जो आया है इसकी वैक्सीन के लिए भी लगातार रिसर्च हो रहा है, लेकिन फिर भी हमें कुछ वक्त इस वायरस के साथ रहना होगा और विकल्प हम तलाश रहे हैं, यही अभी तक हमने देखा है। एक चीज और है डॉक्टर दौलत जी। जी कहिए एक बात मैं जोड़ूंगा, हमारे स्कूल ऑफ साइंसेज और स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज के कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फरवरी में एक इम्यूनो बूस्टिंग एक ड्रग बनाई थी। और अच्छी खबर आज मैं देना चाहूंगा, कल ही उस ग्रुप का मुझे ईमेल और फोन दोनों आया कि वायरोलॉजिकल इंस्टीट्यूट जो पुणे का है उनने उनकी एप्लीकेशन को देखा है और एक दूसरा इंस्टीट्यूशन है आईसीएमआर करके, आईसीएमआर का ही एक सिस्टर इंस्टीट्यूशन है, उसको उनने रिफर किया है कि आप अपने ड्रग को वहां टेस्ट करा लीजिए, हो सकता है उसके बेहतर नतीजे मिल सके। हालांकि उन बच्चों ने उस ड्रग को टेस्ट कराया और उनका कहना है आरएनए बेस्ड जितने वायरसेस हैं, कोरोना भी आरएनए बेस्ड वायरस है, उस पे वो ड्रग इफेक्टिव होगी। तो हो सकता है कुछ ऐसे सॉल्यूशन भी निकल आए इन छात्रों के रिसर्च से। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अभी रिसर्च चल ही रही है इसके लिए। और शिक्षा के साथ साथ आपकी खेल में भी रुचि रही है, और जो खेल प्रेमी इस समय हमें सुन रहे हैं उनके मन में भी बड़ी जिज्ञासा है, इंतजार है। जो क्रिकेट देखते हैं वो ये सोचना है कि मैचेस कब शुरू होंगे, जो फुटबॉल खेलते हैं वो सोचना है ग्राउंड पे कब जाएंगे, कब हम ठीक तरह से मैच खेल पाएंगे। या जितने भी स्पोर्ट्स हैं हम देखते हैं सभी की रुचि अलग अलग स्पोर्ट्स में रहती है। खेल भी अब बहुत कुछ बदल जाएगा, खेल के तौर तरीके बदल जाएंगे, बिना दर्शकों के अभी मैचेस होंगे, तो चीजें जो हैं वो अभी पटरी पर आने में काफी वक्त लगेगा। खेल को लेकर आप क्या सोचते हैं? मुझे लगता है खेल के तीन तरीके बोल सकता हूं मैं। एक तरीका है जो हम अपनी फिटनेस के लिए खेलते हैं हम लोग, एक दूसरा खेल जो एक एंटरटेनमेंट का माध्यम भी बन गया है, जैसे क्रिकेट या जो हम टीवी पे देखते हैं तो उससे एंटरटेन भी होते हैं। और तीसरा खेल एक जो हमारे देश को एक जगह, जब हम एक मेडल लेके आते हैं तो हमारे देश का नाम ऊंचा होता है, और तो वो खेल का तीसरा तरीका है जिससे लोग वाकिफ हैं। तो इन तीन तरीकों में मुझे लगता है टीवी पे जो अवेलेबल होंगे खेल, उसमें तो बिना दर्शकों के लाइव आप देख सकते हैं टीवी पे। और अभी भी अगर दुनिया में अगर 10 करोड़ लोग कोई एक मैच देख रहे हैं फुटबॉल का या क्रिकेट का, फुटबॉल सबसे ज्यादा देखा जाता है दुनिया में, तो फुटबॉल या क्रिकेट का, और दूसरे नंबर पे क्रिकेट अगर ये खेलते हैं तो जो मैक्सिमम लोग हैं वो उसका आनंद टीवी के थ्रू उठाते हैं। तो वहां तक तो कोई बड़ा चैलेंज नहीं दिखता है कि स्टेडियम खाली होंगे और लोग खेलेंगे। और फिर जो क्रिकेटर है उनको भी थोड़ा साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग के साथ ये समझ में आ जाएगा धीरे धीरे कि अगर चीयर नहीं कर रही है क्राउड तो हम किस तरह से अपना मोटिवेशन बनाए रखें। तो वो साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग और उसके थ्रू पॉसिबल है। आप अपने लेवल पे जो फिटनेस के लिए खेलते हैं वो आप अब खेल सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग रख सकते हैं। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग बहुत पहले से हमको इस पे सोचना चाहिए था। गांधी जी तो 1940s में इसके ऊपर बात कर गए, और आज भी स्वच्छता का जो आंदोलन है वो गांधी जी के चश्मे से ही चल रहा है, उसका मेन लोगो वही है। लेकिन हम चूंकि हमारी आदत है, हम जो अच्छी चीजें हमारे बुजुर्ग या हमारे देश को आजाद कराने वाले या ज्ञानी लोग दे गए उसको हम बहुत ज्यादा सोचते नहीं है, विचार नहीं करते हैं। तो ये जो दूसरा पार्ट है जो खेल को खुद की फिटनेस के लिए खेलने वाला, ये तो बहुत आसान है, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लोग कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। और मेरे ख्याल से अब मुझे कोई बता रहा था कल परसों, ग्वालियर, दिल्ली, मुंबई सब जगह लोग सुबह निकलने लगे हैं, मॉर्निंग वॉक के लिए निकलने लगे हैं। और कई जगह लोग ध्यान रख रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग रख रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं, कई जगह नहीं रख रहे हैं। जहां नहीं रखेंगे वहां फिर से प्रॉब्लम की गुंजाइश ज्यादा है। और यही सबसे बड़ी दिक्कत है डॉक्टर दौलत, क्योंकि सभी को इस बात का ख्याल रखना बहुत जरूरी है, और अगर सभी ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर दिक्कतें और ज्यादा बढ़ जाएंगी। जैसी दिक्कतें हम आमतौर पर अभी देख रहे हैं, जो दिक्कत हमें सड़कों पर भी नजर आ रही है, मजदूरों की परेशानी आप भी देखते होंगे, और मदद के जो हाथ हैं वो कई जगह आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कई लोग हैं जो सिर्फ देख रहे हैं लेकिन इनकी मदद नहीं कर पाते किसी कारणवश। हम चाहते हैं कि लोग मदद के लिए आगे आए। मजदूरों को लेकर या जो पलायन कर रहे हैं लोग, जिस तरह की स्थिति है, क्या बोलेंगे आप, क्या कहेंगे उसको लेकर? जी देखिए, मैं हमेशा से इस पक्ष का हूं कि ये सारी प्रॉब्लम हमारे एजुकेशन सिस्टम से है। हम स्कूलों में जो गणित, अंग्रेजी,
विज्ञान, इनकी तरफ जो पागलों की तरह दौड़ रहे हैं और 90% 95% की तरफ दौड़ रहे हैं, वो एजुकेशन कभी आपको इस इन इन सिचुएशंस के लिए तैयार नहीं करती है। आपको 99% तो दिला देती है कुछ याद करके, लेकिन आप इंसान का सही दर्द नहीं समझ पाते हैं, आप अपने समाज की सही समझ भी नहीं रख पाते हैं। तो इसीलिए उन लोगों को जो 99% लाए होंगे शायद उतना दर्द नहीं हो रहा होगा जितना हमसे पहले जो वैल्यू एजुकेशन या एथिक्स को ढंग से पढ़े होंगे, हमारे जो हमसे पहली पीढ़ी है, उनको इसका दर्द हो रहा है। और मैं देखता हूँ आज की जो जनरेशन है, इसको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा मजदूरों। वो खाली ये बोलेंगे, वो हाउ रॉन्ग दीज थिंग्स आर हैपनिंग, वी आर नॉट, गवर्नमेंट इज नॉट डूइंग एनीथिंग, दे विल टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स, बट प्रॉब्लम इज उनको ये नहीं लगेगा कि हम भी इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ असली मकसद शिक्षा का यही है कि ये समझ लोगों में पैदा करे। अगर ये समझ नहीं पैदा कर पा रही है एजुकेशन, तो ये एजुकेशन नहीं है सर, हम कंफ्यूज कर रहे हैं स्कूल स्किल्स को एजुकेशन से। जो गणित, विज्ञान और ये जो इंजीनियरिंग और प्रोफेशनल डिग्रीज हम बांट रहे हैं और दे रहे हैं, बच्चे उसमें ए ग्रेड और A+ ग्रेड लाते हैं, लेकिन अगर उनमें ये समझ नहीं है तो एजुकेशन का पर्पस मिसिंग है। और यही कारण है कि हम जब स्कूल शिक्षा की बात करते हैं और बात करते हैं कि मिड डे मील के थ्रू फ्री शिक्षा मिल रही है, तो मैं फिर उसी बात को, गांधी जी की एक बात को दोहराऊंगा जो उनने बुनियादी तालीम, उनकी जो एक किताब है स्कूल एजुकेशन पे जो लिखी है, उन्होंने कहा था एजुकेशन इज सॉल्यूशन टू मल्टीफोल्ड प्रॉब्लम्स ऑफ द सोसाइटी। शिक्षा एक ऐसा हथियार है, एक ऐसा जरिया है जिससे समाज की मल्टीफोल्ड प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हो सकता है। और समाज में जो विसंगति है, इसका सॉल्यूशन तो शिक्षा से हो ही सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि हम उन शिक्षा के असली उद्देश्य से भटक के, पूरा देश ही नहीं, दुनिया के कई देश असली उद्देश्य से भटक के खाली नंबर और फिर नौकरी और इसी को शिक्षा का असली उद्देश्य समझने लगे। और यही मुझे सबसे ज्यादा डर लग रहा है, स्पेशली इतना एम्फेसिस कर रहा हूं, मुझे सबसे ज्यादा डर यही है मन ही मन कि कहीं उस उद्देश्य से हम ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से और नहीं भटक जाए। अगर हमने खाली उसी को पर्याय समझ लिया तो हम उस असली उद्देश्य से शिक्षा के भटक जाएंगे, ये मुझे पूरी उम्मीद है। और मैं देख रहा हूं कि किस तरह से शिक्षा का असल में एजुकेशन बिजनेस जब बन रहा है, जब ऑनलाइन बड़े बड़े ग्रुप्स ऑनलाइन कंटेंट बना रहे हैं और बच्चे मोबाइल पे उस सब्जेक्ट को सीख जा रहे हैं। हमको ये मानना पड़ेगा, कोई कितनी भी बड़ी रिसर्च कर ले, कितना भी अच्छा कंटेंट बना ले, हमें ये मानना पड़ेगा कि एजुकेशन की जो सबसे अच्छी पेडागोगी मिक्स है, उसमें पीयर लर्निंग का बहुत बड़ा कंपोनेंट है। उसमें एक लर्नर और एक टीचर के बीच में जो इमोशनल बॉन्ड बनता है, उसका बहुत बड़ा रोल होता है। एक पर्सनालिटी दूसरे लर्नर की पर्सनालिटी को कैसे इन्फ्लुएंस करती है ऑन कैंपस, फेस टू फेस, उसका बहुत बड़ा रोल होता है। हम खाली सवाल लगाना या किसी कॉन्सेप्ट को नहीं सीखते हैं, हम एक स्टाइल ऑफ लिविंग को भी सीखते हैं। हम हमारे टीचर से ये भी सीखते हैं कि ये जो सवाल हमने लगाया है, इसका मकसद क्या है, ये लगाया क्यों है, ये इस्तेमाल कहाँ होता है। तो अभी हम ऑनलाइन के माध्यम से ये सब तो कर पा रहे हैं, लेकिन ये जो गरीबों की जो चिंता है, जो हम नहीं कर रहे हैं आज, जो लेबर, आप उसी चीज से आप कनेक्ट कर रहा हूँ। जो अगर मैंने एक स्टोरी पढ़ी कल कि एक 2 साल का बच्चा, कोई लेबर, कोई मजदूर थे, वो 2 साल के मरे हुए बच्चे को रोड पे छोड़ गए क्योंकि उनमें इतनी शक्ति नहीं थी, उन्होंने 3 दिन से खाना नहीं खाया था कि उस बच्चे का अंतिम संस्कार कर सके। अब अगर इससे भी हमारा एजुकेशन सिस्टम, हमारा पूरा सिस्टम ये समझने को तैयार नहीं है कि हम अपने असली उद्देश्य से भटके हुए हैं, तो मेरे ख्याल से और बड़ा कोई झटका ये समाज हमारे एजुकेशन सिस्टम को नहीं दे सकता। और ये जिम्मेदारी बहुत जरूरी है, और हर क्षेत्र में शिक्षा इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आप शिक्षित होते हैं, बहुत सी चीजें आपको जानने को मिलती हैं, समझने को मिलती हैं, और आप वहां से एक अपना लिविंग स्टैंडर्ड बनाते हैं, जीने का तरीका बनाते हैं, आम लोगों के साथ रहते हैं, नई नई चीजें सीखते हैं। ये बहुत जरूरी हो जाता है। हालांकि अभी स्थितियां बदली हुई हैं और हम भी यही अपेक्षा कर रहे हैं कि स्थितियां सुधर जाएं। एक और जानकारी मैं आपसे चाहता हूं, क्योंकि फिक्की से भी आप जुड़े हुए रहे हैं और आर्थिक स्थिति को लेकर भी मैं एक सवाल करना चाहता हूं, क्योंकि कई लोग हैं जो इस समय परेशान हैं, कई लोगों का काम ठीक से नहीं चल पा रहा है, गवर्नमेंट चाहती है कि उनका काम भी ठीक तरह से चले, वो टेंशन ना लें, थोड़ी सी मेंटल प्रॉब्लम भी लोगों के सामने इस वक्त है। उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं बहुत ज्यादा बिजनेस और पैसा और ये चीजें ज्यादा नहीं समझता हूँ, लेकिन मैं कुछ थंब रूल्स पे काम करता हूँ। और मुझे एक बात बहुत बहुत दिनों से हम भी सोच रहे हैं, हमारे फाइनेंस एडवाइजर भी बहुत सारी बातें हमको समझाते हैं, बताते हैं, बहुत सारे बिजनेसमैन भी टच में। कल परसों 2-3 दिन पहले एक वेबिनार था जिसमें सारे बिजनेसमैन थे। उनसे जो मुझे समझ में आया और जो मेरा अपना मत है इस सिचुएशन को लेके, वो ये है कि अगर हमने इस डिजास्टर को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया
तो शायद हम टेम्पररी प्रॉब्लम फेस करेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में जीत हमारी होगी। अब ये कैसे होगा? इसमें सिंपल है। आज हमको, मैं हमेशा से मानता हूं, जब भी कोई विषम परिस्थिति आती है हमको अपना श्रेष्ठ निकाल के देना चाहिए। जब कोई परेशानी हो, वी शुड गिव अवर बेस्ट शॉट। अगर हम उसके अंदर घबरा के पीछे बैठते हैं तो प्रॉब्लम बड़ी हो जाती है और हम उसका कोई सॉल्यूशन नहीं कर पाते हैं। ये सिचुएशन है हमारे लोगों को, हमारे काम को कंसोलिडेट करने की। इस समय हमें इन बातों पे ध्यान देना चाहिए कि हम आने वाले समय में किस तरह से बिजनेस को ग्रो करेंगे और अभी कैसे हम अपनी मिनिमम कॉस्ट रख सकते हैं अपना काम करने के लिए प्रोवाइड। और उसमें ये ध्यान रखना है कि जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका घर परिवार अच्छे से चलना चाहिए। हमको उनका ख्याल रखना पड़ेगा। अभी अगर मैं उसको बहुत ब्रीफ में बोलूं तो अभी हमें इंसान का ख्याल ज्यादा रखना है, बिजनेस और प्रॉफिट्स का ख्याल सबसे कम रखना है। क्योंकि अगर इंसान हमारे साथ होगा और हम अगर इंसान को बचा ले गए इस दुविधा वाली सिचुएशन से, ये परेशानी की सिचुएशन से, तो हम 24 घंटे काम करके हमारे प्रोडक्शन, हमारे बिजनेसेस, हमारे कस्टमर, ये सब वापस ले सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इंसान में ये काबिलियत है। लेकिन अगर अभी हमने हमारे लोगों का ख्याल नहीं रखा तो शायद हम जब बिल्कुल वही जो प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं, जान भी जहान भी दोनों चीजें जरूरी हैं और उसी हिसाब से हमें आगे बढ़ना होगा। जी, मुझे उसमें जान का सबसे ज्यादा रोल लगता है। जरूरी भी है, सबसे महत्वपूर्ण। जब हम रहेंगे तो ही हम ठीक तरह से काम कर पाएंगे। और जो आपने बातें बताई हैं शिक्षा को लेकर और अभी वैल्यूज को लेकर, ये बहुत जरूरी भी है क्योंकि आज का जो समय है सभी को कुछ ना कुछ जरूर सिखाकर जा रहा है। लेकिन हमें ये उम्मीद रखनी होगी कि आने वाले वक्त में चीजें और अच्छी सी बेहतर होंगी, सुधरेंगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर दौलत सिंह चौहान हमसे बात करने के लिए, अपने विजन रखने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक हम यहां पर ले रहे हैं। ब्रेक के बाद भी खबरों का दौर लगातार जारी रहेगा।